तेजस्वी यादव को अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जीतना है तो इसके लिए सबसे पहले उनको प्रशांत किशोर का कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में साबित कर दिया है कि भाई साहब आपका कोई समीकरण जो है हम टिकने नहीं देंगे। और इस बार उन्होंने ऐसा एक माहौल तैयार कर दिया जिससे यह तय हो गया कि प्रशांत किशोर तो बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है ही, इसके अलावा वो आरजेडी के लिए सरदर्द हैं। और अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में तेजस्वी यादव चाहते हैं कि मुख्यमंत्री बने, तो इससे पहले वो ये सोचे कि प्रशांत किशोर का उनको करना क्या है, क्योंकि प्रशांत किशोर जो काम कर रहे हैं इससे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। और अगर प्रशांत किशोर अभी तो महज 40 दिन पुरानी पार्टी चला रहे हैं और इस तरीके का माहौल खड़ा कर दे रहे हैं, तो सोचिए वो जो पार्टी आज से 1 साल बाद जो उसका माहौल होगा वो कैसा होगा। और अभी जो थोड़ा बहुत असर दिख रहा है आरजेडी के ऊपर, यह असर कितना भयानक हो सकता है, सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, एक एक करके बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। महज 40 दिन पुरानी पार्टी, मतलब 2 अक्टूबर को एक पार्टी बनती है और 12 नवंबर को चुनाव होता है। 40 दिन पुरानी पार्टी को 10% वोट मिलते हैं और वो 10% वोट जो है वो बहुत काम के वोट होते हैं। मतलब आप समझ जाइए कि आरजेडी को हराने में जो है एक अहम भूमिका निभाए हैं प्रशांत किशोर, और प्रशांत किशोर की वजह से आरजेडी जो है कई सीटों पे चुनाव हारी है और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। मतलब एम वाई समीकरण का उन्होंने धज्जिया उड़ा दिया। एम वाई मतलब मुसलमान और यादव, जो एक समीकरण बिठा के आरजेडी अभी तक चलती आई थी, इस उपचुनाव में एकदम से उसका बेड़ा गर्क हो गया। और एम वाई समीकरण को तोड़ने वाले बीजेपी या जेडीयू नहीं है, बल्कि प्रशांत किशोर हैं। मतलब मुसलमानों को एक ऑप्शन मिला है और वो प्रशांत किशोर हैं, और वो इस उपचुनाव में भी देखने को मिला है। सबसे पहले आप देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को इस उपचुनाव में 21% वोट मिलते हैं और उसके बाद एनडीए जो है वो चारों सीटों पे जलवा जलाल कर लेती है। लेकिन वहीं अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो महज 40 दिन पुरानी पार्टी वो 10% वोट लेके चली आती है, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। हालांकि प्रशांत किशोर ने इसके ऊपर मेहनत किया, लेकिन 10% वोट भी लेके आए तो एक अच्छा खबर है। जो प्रशांत किशोर के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके लिए एक गुड न्यूज है, क्योंकि अभी विधानसभा का जो चुनाव होगा वो अलग तरीके से होगा और वहां पे अलग माहौल भी देखने को मिलेगा। ये तो हो रहा है, लेकिन अगर डायरेक्ट तौर पे आरजेडी को के नुकसान की बात करें तो सबसे पहले आप इमामगंज को देख लीजिए। दीपा कुमारी जो हम की उम्मीदवार थी, जो जीती हुई हैं, उनको 32.59% वोट मिलता है और आप देख लीजिए उनको टोटल वोट मिलते हैं 53,435। वहीं दूसरे नंबर पे रहे हैं आरजेडी की तरफ से रोशन कुमार और उनको 47,490, 28% लगभग उनको वोट मिलते हैं। लेकिन तीसरे नंबर पे जो कैंडिडेट हैं वो है जितेंद्र पासवान, और ये जन स्वराज के जो हैं वो कैंडिडेट हैं और इनको वोट मिलता है 37,103, और इनके वोट प्रतिशतता की बात की जाए तो 22.63% ये वोट लाने में कामयाब हो जाते हैं। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 22.63% वोट, इसमें मुसलमानों का वोट जरूर होगा, इसमें पासवानों का वोट जरूर होगा। और ये जो मुसलमान वोट दिए हैं वो किसके ऊपर दिए हैं? वो जन स्वराज के ऊपर दिए हैं। और यहां पे भी जो एक एमवाई समीकरण है टूट गया। बेलागंज में आपने देखा कि मोहम्मद अमजद 16,000 से 17,000 वोट लेके चले आए हैं, तो वहां पे भी अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुसलमानों ने जन स्वराज का रास्ता इख्तियार किया। तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जन स्वराज का मार्केट बन रहा है। खासकर मुसलमान जो है उन्हें एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और उसके बाद तो दावा भी कर दिया है कि लगभग 40 सीटों पे हम महिला उतारेंगे, 40-50 सीटों पे हम मुसलमानों को टिकट देंगे। तो ये सारी चीजें मुसलमानों को कहीं ना कहीं लग रही है। इसके अलावा कई सारे और मुद्दे लेके आ रहे हैं और ये सारे मुद्दे जो हैं आरजेडी को बड़ी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। बेलागंज में हार जाते हैं चुनाव, उसके बाद अगर बात किया जाए तो इमामगंज में चुनाव हार जाते हैं। तरारी की बात नहीं करेंगे, लेकिन रामगढ़ में भी प्रभावित करते हैं। रामगढ़ में तो हालांकि वहां पे एक अलग माहौल बन गया था और वो अलग माहौल बनाने के वजह भी प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि भाई अब परिवारवाद से उठ के वोट करना है। उनके मैसेज को लोगों ने एक्सेप्ट किया, भले वो वोट जो है वो अंबिका यादव के भतीजे को दे दिए हों, लेकिन उनको लगा कि यादव का मतलब सिर्फ तेजस्वी यादव नहीं होता और राजपूत का मतलब सिर्फ जगदानंद सिंह नहीं होता। इसलिए वहां वो तीसरे ऑप्शन को चुनते हैं, वहां पे वो मंटू यादव को जाके वोट दे देते हैं। ये सारे समीकरण को एकदम से हिला के रख दिया है
अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो प्रशांत किशोर ने एक अलग माहौल क्रिएट किया है और इस माहौल में 10% वोट भी लेके आ गए हैं। अगर वोट काटने की बात की जाए तो वो वोट काटे हैं आरजेडी का। तमाम लोगों के मन में ये प्रश्न चल रहा था कि प्रशांत किशोर बीजेपी के वोट काटेंगे, जेडीयू इनसे परेशान होगी या फिर एनडीए के घटक दलों को ज्यादा नुकसान होगा। लेकिन ज्यादा नुकसान अगर किसी को हुआ है तो वो है आरजेडी को, और उसके बाद बात की जाए तो आरजेडी समर्थित पार्टियों को। और ये प्रशांत किशोर की एक उपलब्धि कही जा सकती है कि जो समीकरण कभी हिलता नहीं था किसी से, उन्होंने एक झटके में आके तोड़ दिया। मुसलमानों को लगने लगा कि हाँ भाई वोट तो ले लेते हैं, काम नहीं होता। यादव को भी लगने लगा कि अरे यार ये ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब सिर्फ यादव का मतलब तेजस्वी यादव कैसे हो सकता है, एक परिवार को कैसे हमेशा हम जिता सकते हैं। तो ये सारे मैसेज लोगों तक पहुंचे हैं, और अगर तेजस्वी यादव को आगे बढ़ना है, चुनाव जीतना है, चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करना है, तो उसके लिए अभी से ही उनको फील्डिंग सेट करनी पड़ेगी। वोट के लिए तो अलग से करे, लेकिन प्रशांत किशोर के लिए भी करनी पड़ेगी कि भाई इस बंदे से निकलना कैसे है। यानी ये जिस तरीके से माहौल क्रिएट कर रहे हैं, ये मुश्किल खड़ी कर सकती है। ये बात जुलाई में जगदानंद सिंह को भी पता लग गया था कि भाई ये तो मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। उन्होंने पत्र निकाल के अपने आरजेडी कार्यकर्ताओं को बताया था कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर ने ये लगभग लगभग बता दिया है कि कोई समीकरण उनके सामने टिकने वाला नहीं। ऐसे ही नहीं, वो रणनीतिकार कहे जाते हैं, मतलब जो पुराना से पुराना समीकरण तोड़ दे उसके आप राजनीति पे सवाल भी नहीं उठा सकते। बाकी प्रशांत किशोर को लेके और आपको क्या लगता है, तेजस्वी यादव को क्या करना चाहिए जिससे वो इस बात से उभर पाए, ये सब कुछ आप कमेंट करके अपना विचार जो है हम तक पहुंचा सकते हैं। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।